मज़दूर जो नया आएगा ना उसको 1400-1500 1600 से ज़्यादा सैलरी उसको नए को नहीं मिलेगी अगर वो लीगल आया है। इटली में ये हो गया है, एक तो घर रेंट पे मिलता नहीं है, ठीक है जी। और अगर आपने ख़रीदना है घर किसी भी तरीके से वो आसानी से मिल जाता है। एक और फ़ायदा है इसमें कि अगर आपने कोई घर लाख € का लिया ना तो हो सकता है आपकी किस्त जो है वो 450-500-400 तक भी हो जाए। वही घर अगर आपने रेंट पे लिया हुआ है तो हो सकता है 600-700 उसका महीने का रेंट ही हो। मियाँ बीवी दोनों ही काम करते हैं तब जाके इनका गुजारा होता है। अगर सिंगल काम करने वाला हो तो फिर पता चले इनको ना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं गुलू भाई, जिन्हें आप जानते हैं, बड़ी फेमस और बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी। फेमस मैं इसलिए कह रहा हूँ, बड़ी अच्छी, हमेशा खुश मजाज में रहने वाली पर्सनैलिटी, जिसे देख के हर बंदा खुश हो जाता है। और मैं भी आज बड़ा खुश आप दोस्तों को नज़र आ रहा हूँ। तो आज हमारा इस वीडियो का जो टॉपिक है आप दोस्तों के लिए कि पाकिस्तान और यूरोप का जो महंगाई का कंपैरिजन है वो हम करने जा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में मैं पाकिस्तान होकर आया हूँ। और आज हम ये देखेंगे कि इटली में जो दोस्त जानना चाहते हैं इटली में क्या सूरत हाल है, एक लिविंग स्टाइल की, उसके बाद एक पर्सनल लाइफ की, और उसके बाद अगर आप ज़िंदगी में कोई गोल है जो अचीव करना चाहते हैं उसका क्या स्टैंडर्ड है, और इसी तरह पाकिस्तान का क्या स्टैंडर्ड है। तो इस व्लॉग को शुरू करने से पहले आप दोस्तों को एक ही रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त भी रियल लाइफ के बारे में, यूरोप का ये जो मुल्क है इटली, जिसे एक पहला गेट भी कहा जाता है, इसके बारे में जानना चाहते हैं, इस व्लॉग को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कोई ना कोई ऐसी मालूमात मिल सके जिससे आगे चल के फ्यूचर के अंदर आपको बहुत आसानियाँ हो यहाँ आने में, रहने में और बहुत कुछ करने में। अच्छा जी गुलू भाई, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम जो देख रहे हैं जी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करें जी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है इसलिए मैं जी, थोड़ा इसलिए आस्ता मैंने बोल माइक रहा पास हूँ। कर दिया। वैसे मेरा स्पीकर बहुत तेज़ है। अच्छा जी, तो शुरू करें जी। अच्छा दोस्तों, हमारी वीडियो से पहले बात हो रही थी कि महंगाई पे बात करते हैं। इधर का मज़दूर जो है वो मज़दूरी करके फैक्ट्री में या किसी होटल में, किसी भी जगह जो मज़दूर है वो कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार लेता है। और पाकिस्तान के मज़दूर का क्या निज़ाम है आपको वैसे पता तो है पाकिस्तान का। अब करेंगे कंपैरिजन क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब पाकिस्तान में हम बंदा अगर बताएं ना यार हम फैक्ट्री में काम करते हैं तो वो इजी समझ लेते हैं, या एग्रीकल्चर का काम करते हैं हम ज़िम्मेदारी का। जी। तो आज हम आपको बताएंगे कि इटली में एग्रीकल्चर का या फैक्ट्री में मजदूरी करने वाला कितने क्या क्या मतलब लाइफस्टाइल किस तरह का होता है। मैं कोशिश करूंगा इटली का बताऊं और मैं आपको और पाकिस्तान का ये अदील बताऊँ। साहब आपको पाकिस्तान का बताएंगे। ठीक है जी। चलें जी। सबसे पहले गुरु भाई आपसे सवाल इटली की लिविंग स्टाइल के बारे में कि यहाँ पर जो मज़दूर की लाइफ है, क्योंकि ओवरऑल हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर जो मज़दूर तबका है और वो ये सोचता है कि इटली में एक आम पर्सनल बंदा अगर यहाँ पर नया आता है, अभी वो कदम रखे हैं, वो बंदा यहाँ आकर सबसे पहले क्या कर सकता है, कितने पैसे कमा सकता है। अच्छा यार देखें, नया बंदा अगर तो आया लीगल फिर तो वो ठीक पैसे जो हैं वो मज़दूर देखें दोस्तों, मज़दूर जो नया आएगा ना उसको 1400-1500 1600 से ज़्यादा सैलरी उसको नए को नहीं मिलेगी अगर वो लीगल आया है। हाँ, अगर किसी दूसरे तरीके से आया है, जब उसको काम की इजाज़त मिल गई है तो फिर वो भी ये चीज़ें कर सकता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मज़दूर, इधर जो मज़दूर है, फ़र्ज़ करें एक बंदा 1500 कमा रहा है, तो अगर हम परदेसियों की बात कर रहे हैं क्योंकि हम परदेसी हैं, लाइफस्टाइल जीने की अगर बात करें ना तो इधर एक एक दिन में लोगों का 1500 रुपया खर्चा है। ठीक है। पर हम में मज़दूर, ठीक है, हमने करनी है मज़दूरों वाली बात। हम जो लड़के रहते हैं ना इकट्ठे, मतलब जो शेयरिंग वाला सिस्टम जो होता है, एक घर में 7-8-10 बंदे भी कहीं रहते हैं, कहीं 2-4 भी रहते हैं, ये मिला जुला रुझान होता है। अच्छा, एक और बात है, कुछ हमारे जो है ना वो सेठ आबद की औलाद में से भी हैं कुछ इधर ना, वो उनको अगर बोले ना यार एक बंदे का किराया इधर शेयरिंग में 150 है तो वो बोलेगा नहीं मेरा तो 350 है। यार तो 3500 दे, सानू कोई फ़र्क नहीं पैंदा, हम एवरेज बात कर रहे हैं, समझने वाले समझ गए हैं। अच्छा देखें, किराया जो है ना अगर शेयरिंग में रहते हैं, हम रहते हैं पुरदनोने में, ये छोटा निस्बतन एक छोटा शहर है, तो इधर 150 ही है, 150 160 180 कर लें, ये शेयरिंग वाला सिस्टम है। अब अदील भाई हैं, ये इन्होंने कमरा पूरा लिया हुआ है, ये मेरे ख्याल में 250 यूरो देते हैं, इन्होंने मुझे बताया हुआ है। तो अगर आपने कमरा, सिर्फ आप चाहते हैं कि कमरे में मेरी अपनी प्राइवेसी हो तो और बंदा साथ ना हो, तो वो 250 भी दे सकता है। हम शेयरिंग की बात कर रहे हैं, मजदूर बंदे हैं, ठीक है, कोई सेठ आबद की औलाद नहीं है। ठीक है, ये हो गया इधर का किराया। अब अगर
मैं बहुत सारे बंदों को पता है कि मैं फैमिली के साथ हूँ। अगर आपने फैमिली के साथ रहना है तो आपके पास अपना घर होना चाहिए, ज़रूरी तो नहीं है होना चाहिए, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये पीछे जो आपको आवाज़ आ रही थी ना, ये है एम्बुलेंस की आवाज़। यूरोप में जनाब एम्बुलेंस की आवाज़ 2-4 मिनट बाद आती रहती है। कोई बूढ़ा बीमार हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, इधर जल्दस्ती आती है एम्बुलेंस ना। वैसे आती तो पाकिस्तान में भी एम्बुलेंस वाला बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। जी। तो अच्छा, अब जो फैमिली वाला सिस्टम है, अगर वो अपना अलहदा उन्होंने घर लिया, कई लोग होते हैं वो शेयरिंग में भी रहते हैं ना, ठीक है। तो अगर अपना बात करें ना, तो इस शहर में भी, ये छोटा शहर है, 500-600 से कम कोई घर नहीं मिलता 2 कमरों वाला। मैं इधर रेंट पे एक तो घर पूरे यूरोप में तकरीबन मुश्किल मिलता है। उसके बाद जब पता है आपको कोई चीज़ डिमांड ज़्यादा हो तो फिर उसकी जनाब पैसे भी मुंह मांगते हैं। 500-600 से कम किराया घर का कोई नहीं है, ठीक है। अगर एक बंदा कमाने वाला है तो समझ लें कि जो नया बंदा आया वो भी 1500-1600 से कमा रहा है, तो 550-600 तो उसका रेंट निकल गया। अच्छा, अब जो लड़के शेयरिंग में रहते हैं, कई जगह पे ऐसे होता है कि बिजली गैस पानी शानी का सिस्टम उसके अंदर होता है, कई जगह पे वो अलहदा भी होता है, ठीक है। ऐसे ही है मान के चलते हैं जी 200 रुपया खर्चा, वैसा ये ज़्यादा हो गया पर 200 ही मान लें। जी। अब 1300 1500 में से 1300 निकल गया, ठीक है। अब अगर फैमिली में बंदा रहता है तो उसका तकरीबन 750-700 बिजली पानी गैस मिला मिलू के हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया रेंट का इटली का। अब आप जनाब पाकिस्तान का बताएं। अच्छा जी, पाकिस्तान की बात करें, हाल ही में हम पाकिस्तान में रेंट के ऊपर घर ढूंढ रहे थे, शहर के अंदर भी और शहर से हट के भी, क्योंकि हमारा जो शहर है सियालकोट और एक मेन शहरों के अंदर आता है, जैसे कि सियालकोट है, लाहौर है, इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद तो बहुत ज़्यादा लग्जरी टाइप के अंदर आ जाता है, लेकिन सियालकोट भी इस वक्त इतनी टॉप के ऊपर है कि वहाँ पर घर मिलना इतना ईजी नहीं है। अब हमने जो घर पता किया पिछले 3-4 महीनों के अंदर, वहाँ पर जो 2 मरले का या पौने 2 मरले का घर जो रेंट के ऊपर है, उसका किराया 18,000 रुपये है। और 18,000 यानी कि 60-70 यूरो बनते हैं। और उसके अलावा फिर बिजली पानी गैस वो आपके सामने ही है, कितना कितना बिल आता है, सबको पता है इस चीज़ का। और कह लें कि एक फैमिली का जो 4 या 5 बंदों की या 6-7 बंदों की फैमिली है, पौने 2 मरले के घर के अंदर मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक शहर से हट के, और अगर आप बात करें शहर के अंदर, हमारे सियालकोट में शहर के अंदर अच्छी जगह पर 5 मरले या 4 मरले के घर के अंदर रेंट की बात की जाए तो रेंट तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपये रेंट बनता है। और उसके बाद फिर 2 एडवांस भी मांगते हैं साहब, यानी कि यहाँ पर एडवांस वाला, इटली में एडवांस वाला सिस्टम नहीं है, वहाँ पर 2 एडवांस आपको अलग से देने पड़ते हैं। नहीं, इटली में अगर आपने घर रेंट पे लेना है तो एडवांस इधर भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी, सिंगल बंदे की। कोई नहीं है। वो जिसने घर लिया होता है ना, जिस पाकिस्तानी ने लिया होता है, उसने लाजमी दिए होते हैं। और अमूमन अगर आप डायरेक्ट मालिक से लेते हैं अफीतों पे, रेंट पे, घर किराए पे, तो वो 3 एडवांस लेता है। जितना आपका मतलब, अगर फर्ज करें 500 है तो उसने 1500 लेना। हाँ, अगर कोई एजेंसी इंक्लूड है, उस एजेंसी ने फिर अपना एक किराया लेना होता है, मतलब 4 किराए देने हैं। वो 3 किराए एडवांस है, एक एजेंसी ने देना और एक किराया आपने पहले दे के तो फिर जो है वो घर के अंदर इंटर करना है। अच्छा, एक और बात है, हर महीने का किराया आपने पहले देना होता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है जो प्रॉपर्टर या मतलब अपना मालिक मकान है, वो आपको 2-3 हर महीने की 2-3 में लेता है, या उसको आप बोल सकते हैं कि मेरी सैलरी जो है 15 के बाद आती है, 10 के बाद आती है, ये एडजस्टमेंट हो जाती है, पर वो पैसे पहले लेते हैं किराया ना। ये बात आप जहन में रखते हैं, पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलें जी, ये तो उन्होंने बता दी। बात जो आप नहीं बता रहे, ये उधर मजदूर की तनख्वाह कितनी है, मैंने तो इधर की बता दी है ना। ठीक है, ठीक है, मैं ये भी बता देता हूँ। चलें जी, सीन वही है, सिंगल बंदे की मैं बात कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान में तो फैमिली सिस्टम ही इस तरह से है कि वहाँ पर भी सेम लाइक यहाँ तरह ही है। तो 3 से 4 मरले के जो घर का जो किराया है वो तकरीबन बनता है यहाँ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 35,000 रुपये किराया। बिजली का बिल, गैस जो है कई जगह पर नहीं है, कई जगह पर है, लेकिन गैस, बिजली और पानी डाल के एक फैमिली का जो बनता है टोटल राउंड अबाउट जो किराया बनता है वो 60 से 70 हज़ार रुपये। अगर खाने पीने की बात करें, 6 से 7 बंदों का जो खाने पीने का एक्सपेंस है वो कमो बेश इस वक्त 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार रुपये नॉर्मल जो है बनता है, यानी कि 1,20,30 हज़ार रुपया। और अगर यूरो के अंदर बात की जाए, ये यूरो बनते हैं तकरीबन 300 यूरो से ऊपर ये पैसे बनते हैं इस वक्त। जो पाकिस्तान में इस वक्त अगर कोई एक फैमिली है 6-7 लोगों की, उन्होंने सर्वाइव करना है।
اب بات کرتا ہوں میں سیلری کی کہ پاکستان میں اس وقت سیلری کیا ہے. دیکھیں میں جب پاکستان میں آیا ہوں اور میں لاہور میں بھی گیا ہوں, دوسرے سٹیز کے اندر بھی گیا ہوں, وہاں جا کے میں نے ٹریول کیا ہے, لوگوں سے ملا ہوں, کافی زیادہ جابس کی بات کی ہے, کافی زیادہ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. وہاں پر جو ہماری بات ہوئی اور میں نے جو پوچھا کہ ایوریج سیلری یہاں پر کیا نکل رہی ہے, دیکھیں جو نارمل لوگ نا گلو بھائی, جو لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پر 30,000 35,000 40 45,000 سیلری ہے. اس کے بعد پھر وہاں پر ٹارگٹ دیے جاتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ ٹارگٹ کرنا ہے, ٹارگٹ اچیو کریں گے تو 15-20,000 اوپر ملے گا. وہ ٹارگٹ اچیو کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تو اس کے علاوہ یہ سین ہے کہ اب اگر دوسری بات دیکھی جائے کہ جو مینیجر لیول کے اوپر جو ہر سٹی کے اندر ہیں, لاہور میں ہے, سیالکوٹ میں ہے, اسلام آباد میں ہے, اب وہاں پر مینیجر لیول کی جو سیلری ہے, میرے اپنے دوست بھی ہیں, 1,00,000 روپے سیلری ہے. تو 1,00,000 سیلری ایک بندے کی ہے. اب یہ بھی دیکھنا کہ وہاں پر پوری فیملی کو مینیج کرنے والا وہ اکیلا بندہ ہی ہے. اصل ٹھیک ہے, میں ہاں یہ تو ہے. اصل میں دوستو ایک اور بات ہے, پاکستان میں مجھے ریشو کا تو پتہ نہیں ہے, پر مجھے نہیں لگتا 100 میں سے کوئی 2-4 یا 5% ہی لوگ رینٹ پہ رہ رہے ہوں گے. جی کیا خیال ہے؟ لیکن اس وقت بہت زیادہ رینٹ پہ ہوں گے. ہاں موسٹلی لوگوں کا ادھر اپنا گھر ہے. ہاں پر یورپ میں اور اٹلی میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ رینٹ پہ ہی رہتے ہیں. جی. تو یہ ایک فرق ہے. یہ آپ ذہن. اچھا ایک اور بات ہے, پاکستان میں رینٹ والوں کو تھوڑا مطلب ہمارا معاشرہ اس طرح کا تھوڑا لیول سے کم سمجھتے ہیں, یہ سب کو پتہ ہی ہے. یہ بات بھی ہے. ادھر اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے, کیونکہ ادھر جیسے میں نے آپ کو بتایا, مجھے ایگزیکٹ ریشو ادھر کی نہیں پتا, جرمنی کا مجھے میرے خیال میں 75% رینٹ پہ رہتے ہیں. ادھر بہت زیادہ ریشو ہے. ادھر بھی تقریباً 50 سے اباب بھی ہے. تو اس لیے ادھر لوگ اتنا سمجھتے ہیں, یہ ایک کلچر کا حصہ ہے رینٹ پہ رہنا. مطلب بعض اوقات لوگوں کے پاس پیسے ہونے کے باوجود بھی وہ رینٹ میں رہتے ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اچھا ایک اور چیز, اچھا ہمارے یورپ کے اندر جو یہاں پر میں نے جو چیز دیکھی ہے کہ اگر آپ یہاں پر رینٹ کے اوپر ہیں, رینٹ پر بھی گھر مل جائے تو سمجھ لیں کہ جیسے آپ کو اپنا گھر مل گیا, مطلب اتنی ویلیو ہے. بالکل بالکل. لیکن اگر پاکستان کی بات کی جائے, اگر آپ کو پاکستان گھر رینٹ پر ملتا ہے تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یار رینٹ 1 مہینے کے بعد فوراً آ جاتا ہے, اور پیسے نہ ہو, گھر سے نکلنے کا ڈر اور خوف ہوتا ہے. لیکن یہاں پر تھوڑا سا چینج ہے, وہ یہ ہے کہ اگر یہاں پر ان کیس آپ کے پاس کام نہیں ہے, آپ کے پاس مطلب جاب نہیں ہے, سیلری نہیں آ رہی, تو یہاں پر گورنمنٹ بھی مدد کرتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے, آپ کا یہ بھی نظام چل جاتا ہے. ہاں تھوڑی بہت کسی حد تک وہ ہیلپ ضرور کرتے ہیں. جی. کمونے والے, جیسے ہمارا سمجھ لیں کہ یونین کونسل ٹائپ سمجھ لیں آپ آسان الفاظ میں, وہ زیادہ نہیں 1-2 مہینہ کر سکتے, اس سے زیادہ نہیں کرتے. ادھر اٹلی میں اسی طرح کا سسٹم ہے. زبردست. تو بھائی پاکستان میں جو ایوریج جو سیلری ہے وہ 30-40 ہزار آج بھی اتنی ہے ایوریج سیلری. کمنٹس کر کے بتائیں نا. مجھے تو لگتا نہیں ہے, شاید 30-35-40 ہو. سیالکوٹ میں تھوڑی زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ انڈسٹریل ایریا ہے. ہم دونوں سیالکوٹ سے ہیں, پر کئی ایسے علاقے بھی ہیں جدھر ابھی 30 بھی نہیں ہے. یہ کمنٹس ویڈیو دیکھنے والے کمنٹس کر کے اپنے اپنے علاقے کی مزدور کی سیلری ضرور بتائیں, جو فیکٹری میں کام کرتا ہے, جو اپنا کسی شاپ وغیرہ میں ایز اے شاپ کیپر کام کر رہا ہے, وہ ضرور کمنٹس کر کے بتائیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے تھوڑا بہت نا. جی ضرور. یہ تو آپ نے بتانا ہی بتانا ہے کہ بھائی آپ کی کیا وہاں پر جاب ہے, کتنی سیلری نکلتی ہے, کیا بچاتے ہیں. میں اپنا بتاؤں تو میری جب میں آیا تھا 2017 میں 21-22 ہزار سیلری تھی, اور تقریباً جو گھر کا ہمارا جو ایکسپینس تھا بیسک دالیں وغیرہ ساری چیزیں 6 سے 7 ہزار روپے ایکسپینس تھا اس وقت, اور میں پھر بھی 10 ہزار روپے بچا لیتا تھا. ابھی یہ 7-8 سالوں میں مہنگائی ایسے بڑھی ہے کہ 4 گنا زیادہ مہنگائی بڑھ گئی ہے, کیونکہ بل الگ ہیں, بجلی گیس کا, یہ ساری چیزیں الگ ہیں. تو یہ تو تھا ہمارا مہنگائی کا ٹاپک, جس کے اندر میں نے ڈیفائن کیا جاب, سیلری, اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں کا لیونگ سٹائل. اب میں بات کرنے جا رہا ہوں گلو بھائی کے ساتھ کہ اگر کوئی بندہ ایز اے پاکستانی پاکستان کے اندر ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں آئی فون 17 پرو میکس لے لوں, یا میں گاڑی لے لوں, یا میں گھر خرید لوں, تو وہ پاکستانی کیا کر سکتا ہے یہ میں بتاؤں گا. اور اگر کوئی بندہ اٹلی کے اندر ایک مڈل کلاس بندہ یہاں پر ہے, پاکستانی یہاں پر آ جاتا ہے اور وہ گھر لینا چاہتا ہے, موبائل یا گاڑی, تو وہ بندہ یہاں پر مڈل کلاس ہے, کیسے لے سکتا ہے؟ پہلے اچھا میں نے بتانا ہے. اچھا دوستو, جیسے پہلے بتایا کہ ادھر مزدور جو ہے وہ اپنی نارمل سی خواہشیں ضرور پوری کر سکتا ہے, جیسے کوئی اچھا فون ہو گیا, آئی فون ہو گیا,
क्योंकि वो महीने का तकरीबन 1500-1600 कमा रहा है, तो तकरीबन फ़ोन भी मेरे ख्याल में आईफोन का इतने का आ ही जाता है। मतलब 2-4 महीने का वो पैसे सेव करके थोड़े बहुत ले सकता है, या उसके बाद अगर वो उसके पास लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट है या कुछ ऐसी भी अपना फ्रेंचाइजी हैं जो वोडाफोन वगैरह हो गई, वो किस्तों पे भी दे देते हैं, कोई सूद भी नहीं एक्स्ट्रा लेते, ये भी एक बात है। कई जगह पे लेते भी होंगे, ये मैं मतलब ओवरऑल बात कर रहा हूँ, मतलब ले लेता है बंदा इधर। और अब देखें पाकिस्तान में फ़ोन ये 4.5-5 लाख का तो होगा ना। हाँ जी, 5.5 लाख का तो फोन। देख लें फिर महंगाई का कितना फ़र्क है इधर और उधर ना। जी असल में दोस्तों महंगाई तो उस चीज़ का नाम है ना कि जो कुव्वत ख़रीद बंदा उस मुल्क के जो बासी हैं वो ख़रीद सकते हैं कि नहीं। अब देखें इधर तनख्वाह जो वो 1500 है, उधर हज़ारों में है, पर उधर बंदा ख़रीद नहीं सकता। अपनी करेंसी की वैल्यू इतनी डाउन है और महंगाई उस तरह है। इधर चीज़ अगर तनख्वाह 100 मतलब सैकड़ों में है ना, तो इधर रुपयों में मतलब चंद 10 रुपये 15 रुपये, अच्छा 10 रुपये में बंदा बड़ा अच्छा खाना बाहर से खा सकता है, सही है। 10 यूरो में अगर इसको पाकिस्तान में भी कन्वर्ट करें तो 3000 बनता है। तो 10 यूरो में नॉर्मल सा बंदा खाना इधर खा सकता है। और 10 यूरो बंदा अगर अच्छी जगह पे लगा हुआ है तो 1 घंटा काम करके बंदा अपना सिंगल बंदा पेट पाल सकता है। इससे कम में भी खा सकता है, 5 यूरो में। पर ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ, जी ठीक है। तो इधर जो मजदूर बंदा है वो गाड़ी भी ले सकता है, नहीं भी ले सकता है, अगर उसने किस्तों पे लेनी है जी मिल जाती है, जैसे फ़ोन मिल जाता है इस तरह गाड़ी भी मिल जाती है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो। अच्छा उसके बाद गाड़ियाँ यूज़ जो गाड़ी वो है ही बड़ी सस्ती, 1000 में भी ज़बरदस्त आपको गाड़ी मिल जाएगी, 2000 2,500 में बेहतरीन आपको गाड़ी मिल जाएगी, ठीक है। कारें इधर जो यूज्ड कारें हैं वो काफ़ी सस्ती हैं इधर, ठीक है। और पेट्रोल जो है इधर 1 यूरो 60-70 सेंट का लीटर 60 है, का। ठीक है। अच्छा अगर ये पाकिस्तान में कन्वर्ट करें फिर ज़्यादा बनते हैं पैसे, पर अगर आपने एक चीज़ को पाकिस्तान में कन्वर्ट करना है जी, पेट्रोल अगर 1.5 यूरो का फ़र्ज़ करें हैं तो वो तकरीबन हमारे कितने बने, 450 यूरो, 450 रुपया बनता है वो यार। पाकिस्तान तो सही है इस लिहाज से, 450 का उधर और यार इधर सैलरी भी बहुत ज़्यादा है। अगर आपने उसको कंपैरिजन करना है तो फिर 1500 को मल्टीप्लाई करें पाकिस्तान की करेंसी के साथ, वो 4.5 लाख रुपया भी बनता 5 है। लाख रुपए बने, बिल्कुल। इधर सस्ता सिस्टम है। इधर मजदूर, अब जिसने गाड़ी, मैं अब मजदूर हूँ फैक्ट्री में, सही है, मैंने गाड़ी भी रखी हुई है, सही है, मैं अफोर्ड कर रहा हूँ तो रखी हुई है ना, ऐसे ही ठीक है। और इधर हर बंदे ने गाड़ी, तकरीबन हर बंदे के पास एक गाड़ी है। 100 में से मुझे लगता है कि 90% बंदों के पास गाड़ी ज़रूर होगी। और लाइसेंस इधर तकरीबन हर एक के पास होता है। अच्छा दिल भाई कह रहे हैं जी घर जो अगर लेना हो मतलब ख़रीदना हो तो देखें इधर 2 तरीके हैं जो मुझे पता है घर ख़रीदने के। एक होता है जी आपने अपना जो है वो कैश पेमेंट देनी है और घर जो है वो ख़रीद लेना है। अब कैश पे मुझे कई इस तरह के कमेंट्स आते हैं जी, बंदा अगर कैश पेमेंट पे इधर घर ले तो अगर नेशनैलिटी और डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, कुछ नहीं बनता, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स या नेशनैलिटी का इस चीज़ के साथ बिल्कुल कोई तल्लक नहीं है, ये वैसे मैंने बात की है। अच्छा अब देखें जो मजदूर बंदा है जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, 1400-1500 जिसकी सैलरी है, मैं ये नॉर्मल बता रहा हूँ जो स्टार्टिंग में शुरू होती है ज़्यादातर, ठीक है। इससे ज़्यादा सैलरी या जैसे जैसे बंदा पुराना होता है सैलरी ज़्यादा होती है। अच्छा जो मजदूर बंदा है ना, अगर उसके पास फार एवर कॉन्ट्रैक्ट है, लॉन्ग टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट हम आसान लफ्ज़ों में जिसको बोलते हैं, जो लंबा होता है, जिसकी मुद्दत कोई नहीं होती जी, साल का 6 महीने का, वो होता है इस तरह के। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो, आपकी सैलरी जो है वो 1000 के ऊपर है, तो बैंक जो है वो आपको लोन देता है, ठीक है। मतलब वो डिपेंड करता है, आपने बैंक एक अमाउंट निकाल के बताएगा जी, आप जी फ़र्ज़ करें जी 50,000 तक घर ले सकते हैं या 1 लाख तक आप घर ले सकते हैं, हम आपको इतना पैसा देंगे जी। वो सारी असल में उसने कैलकुलेशन करनी होती है बैंक ने, ये फैमिली में इतने बंदे हैं, इनका डेली का इतना खर्चा है, इन्होंने अपने भी खर्चे करने, उसके बाद फिर उन्होंने हमारे किस्त भी देनी है हर महीने की। तो अगर उनको समझ आ रही हो तो फिर वो बताते हैं जी आप 1 लाख यूरो तक घर ले सकते हैं या 50,000 तक ले सकते हैं। फिर होता है इस तरह के, आपको कोई घर पसंद आया है वो उसका फिर जनाब आपने वो सारे पैसे जो वो बैंक जो जिसका घर होता है उसको दे देता है, बैंक के थ्रू आप घर ले लेते हैं। यानी कि और हर महीने जो है वो किस्त काटते हैं बैंक वाले। जैसे अब इधर इटली में ये हो गया है, एक तो घर रेंट पे मिलता नहीं है, ठीक है जी और अगर आपने ख़रीदना है घर किसी भी तरीके से वो आसानी से मिल जाता है। एक और फ़ायदा है इसमें कि
अगर आपने कोई घर लाख यूरो का लिया ना तो हो सकता है आपकी किस्त जो है वो 450-500-400 तक भी हो जाए। वही घर अगर आपने रेंट पे लिया हुआ है तो हो सकता है 600-700 उसका महीने का रेंट ही हो। यही अच्छा एक और बात मैं इधर करना चाहता हूँ, बहुत सारे बंदे कहते हैं जी टर्न लें जी, इधर से वापस चलते हैं। अच्छा दोस्तों ये हमारा शहर है, पुरदुन घूम रहे हैं उसकी गलियों में। अच्छा एक और बात है इधर कि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कहते हैं जी घर बैंक के थ्रू लेना सूद है। देखें बहुत सारे उलमा कराम कहते हैं जी अगर आपने अपने लिए लेना है, अपने इस्तेमाल के लिए, फिर वो सूद नहीं है अगर कोई और बस नहीं चलता, ठीक है। हाँ इधर कैश पे घर लेना इम्पॉसिबल है मजदूर के लिए, ये बात आप जहन में रखें। जैसे पाकिस्तान में बंदा घर नहीं ना ले सकता मजदूर, एक इधर इटालियन भी नहीं ले सकता। मैं लिख देता हूँ 1400-1500 यूरो कमाने वाला लाख 1 लाख 1.5 लाख का या 50,000 तक का घर नहीं ले सकता। दोस्तों इनके खर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं, ये लोग जो है ना इनके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ये बाहर से खाते हैं ज़्यादातर ना, खाना बाहर से और भी बड़े इनके मतलब पीना पिलाना हर। अब देखें आज हफ्ते की रात है, बारें भरी हुई हैं, लोग निकले हुए हैं शॉपिंग करते। हम पाकिस्तानियों का कल्चर थोड़ा और तरह का, पैसा सेव करने का, इनमें उस तरह का रवाज नहीं है। और एक और बात है ये मियाँ बीवी दोनों ही काम करते हैं तब जाके इनका गुजारा होता है। अगर सिंगल काम करने वाला हो तो फिर पता चले इनको ना। तो अच्छा वो बात ये है कि अब कुछ उलमा कराम कहते हैं कि जी अपने लिए तो मतलब बंदा ले सकता है, उसको कमाई का जरिया नहीं बना सकता। मतलब कि अगर आपने ख़रीद लिया घर और उसको रेंट पे दिया हुआ है, ये उन्होंने बोलते हैं जी ये हराम है। और कुछ कहते हैं जी लेना ही हराम है। ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप जिस भी मकाबत फ़िक्र को आप मतलब फॉलो करते हैं, अहले हदीस हैं, अहले सुन्नत है, जिसको भी आप फॉलो करते हैं आपने उनके हिसाब से चलना है। ओवरऑल ये है कि बंदा घर यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स हाजी भी बड़े हैं ना हमारे पाकिस्तान में, वो समझते हैं कि दीन का सिर्फ हमें ही पता है, गुल्लू ते दिल ते वो लिखा था कुछ और ना। जी हर इंसान की अपनी राय है, हर एक का अपना अपना, आप जिसको फॉलो करते हैं आपने उस हिसाब से चलना है, ठीक है। ये नहीं है आप अहले हदीस हैं, अहले हदीस वाले मना करते हैं आपके काम की चीज़ है, आपने फॉलो जो है सुन्नी को करना है, ठीक है। अच्छा अब जी ये तो गुल्लू भाई ने बता दिया घर, गाड़ी और मोबाइल के बारे में। अब बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान में एक मिडिल क्लास बंदा जैसे कि मेरे जैसा बंदा, अगर हम ये 3 चीज़ें जो हैं लेना चाहें तो क्या करना पड़ेगा। देखिए मैं अपनी बात करूं तो जहां तक बाइक की बात है, अगर हम पाकिस्तान में कोई कमेटी डालें और वो कमेटी निकलनी हो 2 साल के अंदर, तो 2 साल तक तब जाके शायद मैं कोई बाइक ले पाऊँ या गाड़ी। अच्छा मैं इधर सॉरी एक और बात कर लूँ, पाकिस्तान में भी इस तरह हो सकता है, इस तरह कुछ करते हैं बैंक, किस्तों पे घर मिल जाता है, पर हमारे माशाल्लाह निज़ाम इस तरह का पैसे, हाँ पैसे वाले को पैसा देते हैं उधर ना। इधर जो मैं आपको बता रहा था सारा सिस्टम घर लेने का, इधर कोई और गारंटी नहीं है, कि कोई शख्सी गारंटी नहीं है, किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, सही है। ऐसे बंदे भी हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, सिर्फ वो पीली सजोर पे उन्होंने अपने घर खरीदे हुए हैं, मतलब बैंक के थ्रू, ठीक है। पाकिस्तान में अगर ये निज़ाम हो जाए ना तो फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम हो जाए। पर पाकिस्तान में हमारे बैंक माशाल्लाह पैसा भी उनको देंगे जिनके पास ऑलरेडी पहले पैसा है। यही बात है, ये हुकूमतों के करने वाले काम है, ठीक है। असल में बात वही आ जाती है, इधर कानून है, लॉ है, इधर उनको पता है कि अगर हमने दिया हुआ है ना तो हम वापस भी ले सकते हैं। उधर पता ही नहीं, उधर किराएदार बढ़ते तो उन्होंने कटना वो नहीं निकलता है, कानून नहीं ना। यही बात, मसला सिर्फ ये है। हाँ। तो ये काम सारे करने वाले हुकूमतों के हैं, ठीक है। यही बात। तो खैर चलें जी, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये बात बिल्कुल, जितनी भी बातें बताई जा रही हैं ये बिल्कुल हकीकत हैं और इनमें कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं है कि बंदा के नहीं यार ये नहीं है, वाकई हकीकत है। क्योंकि मैं भी जब बैंक से होकर आया हूँ, मैंने भी बैंक से लोन लेने की कोशिश की है लेकिन नहीं मिला। चलो ये अल्लाह के काम है। पर अगर बाइक लेने की बात की जाए, 30,000 रुपये सैलरी है तो मैं भाई बाइक नहीं ले सकता, 1 साल के अंदर लूँगा बाइक लूँगा। घर अपना खरीदने की बात करें तो मैं सैलरी के अंदर मैं पाकिस्तान में रह के घर नहीं खरीद सकता। हर बंदा जितने भी पाकिस्तान के अंदर है उनकी यही सोच है कि हमारे फैमिली में से 2 से 3 लोग बाहर हों, वो जाके वहाँ पर कमाई करें और 1-2 साल के अंदर वो पाकिस्तान में अपना घर ले सकते हैं। अच्छा इसमें एक और चीज़ जो मैंने देखी कि जब मैं पाकिस्तान में था तो मैंने एक मरले का रेट पता किया कि एक मरले कितने का है। उस वक्त एक मरला था 10 लाख रुपए का। अभी 1 साल हुआ है, 1 साल के अंदर जिस जगह पर 10 लाख का मरला था
وہ 25 لاکھ پر پہنچ گیا, 25 لاکھ پر. آپ اندازہ کریں کہ مہنگائی کس تیزی سے پاکستان میں بڑھ رہی ہے, کس تیزی سے. تو 3 سے 4 مرلے کا یا 5 مرلے کا گھر لینا اور گھر بنانا اس وقت مزدوری کرتے ہوئے ایک عام پاکستانی کے لیے بہت مشکل سی بات ہے. ٹھیک ہے, گلو بھائی ہمارے غائب ہو گئے, شاید کوئی پیچھے آ گیا. تو اگر میں یہ بات کروں کہ اگر کوئی بندہ پاکستان میں رہتے ہوئے بزنس کرتا ہے, ٹھیک ہے, بزنس کی بات کی جائے تو بزنس کرتے ہوئے بندہ جو ہے نا وہ پاکستان میں پیسے بنا سکتا ہے اور گھر بھی لے سکتا ہے اور اپنی ساری خواہشات بھی پوری کر سکتا ہے. یہ بزنس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, کیونکہ بزنس ہی ایک ایسی اپرچونٹی ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنا سارا سسٹم جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اب بزنس پاکستان میں بڑے بڑے کاروبار ہیں جو لوگ کر رہے ہیں, جو کما رہے ہیں, لیکن اگر بات کی جائے کہ یار جاب کرنے والا بندہ تو وہ نہ تو گھر لے سکتا ہے اور نہ تو وہ بندہ اپنی بائک یا گاڑی لے سکتا ہے. اب تیسری بات آ جاتی ہے موبائل کی, اس سائڈ پہ چلتے ہیں. اب تیسری بات آ جاتی ہے موبائل کی کہ یار موبائل لینا آئی فون, ٹھیک ہے. اب آئی فون کی بات آتی ہے کہ آئی فون 17 پرو میکس ہے یا کوئی بھی الیکٹرانک چیز ہے. اب پاکستان میں لینے کے لیے ہمیں یہ چیز بہت دیر تک پیسے جوڑنے پڑتے ہیں, کافی ٹائم تک ہمیں سیونگ کرنی پڑتی ہے, تب جا کے آپ کوئی چیز لے سکتے ہیں. بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار ماموں تایا چاچا کوئی باہر ہے, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ باہر سے بھیج دیں, کیونکہ ہمارے لیے لینا بڑا مشکل ہے. تو یہ تینوں چیزیں پاکستان میں لینا مزدور طبقے کے لیے ناممکن سی بات ہے, خواہش ہے ایک ہماری. اور جب تک ہم بھی پاکستان میں تھے ہماری بھی یہ چیزیں خواہش ہی تھی کہ کاش میرے پاس گاڑی ہوتی. یہ میری بہت بڑی خواہش تھی کہ کاش میں گاڑی چلا سکوں, کاش میرے پاس کوئی موبائل اچھا ہو. تو یہ ساری چیزیں ایک حسرت تھی جو الحمدللہ اس کے کرم و فضل سے جب آپ کسی مقام پر یا محنت کرتے ہوئے آگے نکلتے ہیں زندگی میں تو پھر آپ کی یہ ساری چیزیں پوری ہو جاتی ہیں اور آپ کو پھر بعد میں محسوس نہیں ہوتا. تو یہ ایک کمپیریزن ہے اٹلی اور یورپ اور پاکستان کا, اور اس میں کہ ایک عام بندہ کیسے ان دونوں چیزوں میں برتری حاصل کر سکتا ہے. اور اگر پاکستان کی میں بات کروں, دیکھیں پاکستان یہ نہیں کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہے کہ مزدور بندہ کچھ نہیں کر سکتا. ہاں, اگر پاکستان میں ایک فیملی جو ہے بھائی ہیں ان کا اتفاق ہے وہ بزنس شروع کریں, چاہے زیرو سے شروع کریں. کیونکہ میں نے بزنس مین لوگوں کو جو سائیکل کے اوپر یا ریڑھی کے اوپر کوئی چیز بیچتے ہیں اپنی بنا کر, میں نے ان لوگوں کو بھی کوٹھیاں گھر بناتے ہوئے دیکھا ہے, ان لوگوں کو بھی گاڑیاں لیتے ہوئے دیکھا ہے. بات آ جاتی ہے اتفاق کی اور محنت کی. اگر محنت کرنے والا انسان دنیا میں کہیں بھی ہو تو وہ کامیاب ہے. محنت بہت ضروری ہے بھائی, محنت کے بغیر کوئی بھی کام میری نظر کے اندر ممکن نہیں ہے. تو یہ یاد رکھ لیں, چاہے کوئی بھی ملک ہے, دونوں ملکوں کے لیے محنت ضروری ہے. کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں, اب کوئی بندہ یہ کہے کہ پاکستان میں سب کچھ ہی ناممکن ہے, یہ آپ کی سوچ کے اندر ہے. سب کچھ ہو سکتا ہے. سب سے پہلے آپ کے اپنے اندر یقین اور اپنی فیملی کے اندر اپنے بھائیوں کے اندر اتفاق ہونا چاہیے. تو فائنلی لاسٹ کے اوپر ہمارے گلو بھائی جو ہیں وہ کچھ کہنا چاہیں گے. جی گلو بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا یار دوستو دیکھیں, اٹلی کے مزدور اور پاکستان کے مزدور کا کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ادھر کا مزدور خوشحال ہے, ہر چیز کر سکتا ہے جیسے بتایا ہے. پاکستان کا مزدور کچھ بھی نہیں کر سکتا, روٹی بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے. کمپیریزن بنتا کوئی نہیں تھا, پر یہ پتہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ فرق دیکھیں کتنا فرق ہے پاکستان کے مزدور اور اٹلی کے مزدور کا, ٹھیک ہے. اس لیے جب پاکستانی کوئی ادھر آتا ہے مزدوری بھی کرتا ہے نا, ادھر بھی وہ اچھی زندگی گزار سکتا ہے. اور پاکستان میں جو اپنے گھر والے ان کی تو کیا ہی بات ہے نا, بہت اچھی زندگی گزرتی ہے. تو ویسے تو رہنا پاکستان میں چاہیے, پر عدیل صاحب پاکستان کے حالات جس طرح کے ہیں, اب میں کہتا ہوں سب کو آنا چاہیے, ٹھیک ہے. اللہ سب کے لیے بہتر وسیلے بنائے. اللہ ہمارے ملک کے لیے بہتر سے بہتر وسیلے بنائے, ہمارے ملک کو کامیابی دے اور پاکستان ترقی کرے, پاکستان کے عوام خوشحال ہو. یہ دعا ہے اور کوشش کرنی چاہیے. باقی فی مان اللہ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں ہم آپ کو نیکسٹ ولاگ میں. ہمیں دیں اجازت, اللہ حافظ.